या तुमको सेलिब्रेशंस कितने बजे स्टार्ट होनी है आपके वहां पे? कितने बजे स्टार्ट होनी है? हाँ मैम। बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैं पूछ रही हूँ कितने बजे सेलिब्रेशन स्टार्ट होनी है? मैम किसकी? लोहड़ी की, लोहड़ी की। मैम 8 तो होगी। हाँ 8 बजे मैम। 7 बजे। 7-8 बजे? यो किस किस मैम। सेलिब्रेशन है? मैम क्या बोल रहे हो? किस किस के घर में सेलिब्रेशन है? रेज योर हैंड बेटा। तो 7 बच्चों की। अच्छा, ऑलराइट। आज कितने हैं? 24 बच्चे। ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है। कितने बजे होनी है? टाइमिंग क्या बोला तुमने? मैम 8 बजे। मैम 7-8 बजे। 7-8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, गिव मी अ मिनट। ओके, ऑलराइट। चलो मैं पूछती हूँ सर से, अगर एक्स्ट्रा क्लास का टाइम चेंज होगा तो। ठीक है, मैं कह नहीं सकती कुछ। ऑलराइट, गुड इवनिंग दिव्या। चलो स्टार्ट करें। यो मैम। यो मैम। शेयरिंग माय स्क्रीन। तो हम लोग ईसीजी पे पहुंच गए थे आई गेस, राइट? स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। ठीक है, ईसीजी पे हम लोग पहुंच गए थे, तो हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताओ कौन से स्टेप तक पहुंचे थे? ये पेज करा था, लिखा था? मैम डीपोलराइजेशन कर ली थी। रिपोलराइजेशन है, डिपोलराइजेशन वर्ड कर लिए थे? यस मैम। अच्छा, तो मेरे को बताओ ईसीजी क्यों किया जाता है? क्या जानने के लिए किया जाता है ईसीजी? बोलो, करा था तो बताओ। मैम मैम इसमें हार्ट बीट का पता लगता है। हार्ट बीट को जानने के लिए किया जाता है ईसीजी? तो वो तो मैं हाथों से ही पकड़ के नहीं बता दूंगी। उसके लिए स्टेथोस्कोप नहीं होता? यस मैम। सिस्टोल और डायस्टोल जानने के लिए। सिस्टोल एंड डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जानने के लिए किया जाता है। उनकी टाइमिंग। उनके टाइमिंग जानने के लिए किया जाता है। और कुछ? एसए नोड के लिए भी। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए किया जाता है। ठीक है, उसी से कॉरेस्पॉन्डिंग है कि कब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब रिलैक्स होगा, सब कुछ उससे रिलेटेड है। तो ये हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जानने के लिए करते हैं। उसके बेसिस पे हम बता देते हैं कि हार्ट में कैसे फंक्शनिंग है। इसीलिए इसका नाम भी यही पड़ा था। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। कार्डियो मतलब हार्ट। हार्ट। एंड ग्राफ मतलब इज अ मशीन। मशीन। इट इज अ मशीन यूज टू स्टडी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। उसके नाम में ही लिखा हुआ है। ठीक है, किसी बुक में EKG भी लिखा है, एक ही बात है। ओके जी, अलग चीज नहीं है। EEG अलग होता है, वो ब्रेन का होता है। ठीक है, तो तीन ये अलग स्कैन है। EKG और ECG की स्कैन है, EEG ब्रेन का स्कैन होता है। चलो इसको हटाते हैं अब। सो इट इज अ मशीन यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मशीन का नाम है ग्राफ, और जो उससे चार्ट हमें निकल कर आता है उसे हम कहते हैं ग्राफ, है ना? तो इट इज अ ग्राफ, राइट? यो मैम। ग्राफ यो फॉर्म। मैम। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में होती कैसे है? हमको पता है, जब हमने कार्डियक साइकिल पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ये हार्ट है हमारा। ऐसा नहीं बना तो अब बनाते हैं, ये हार्ट है हमारा। तो हमने पढ़ा था कि जो हार्ट होता है उसमें ऊपर एट्रिया होते हैं और नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे ऐसे नोड होता है जो सिग्नल देता है दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक साथ। सही बात है? यो मैम। तो वो सिग्नल देता है, तो सिग्नल किस तरीके से देता है? बेसिकली जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू गैप जंक्शन। और इंटरेक्शन कैसे करते हैं? जो मसल सेल्स होते हैं, मसल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स ना। तो सेल्स के अंदर पहले बाहर ज्यादा अमाउंट होता है सोडियम का, और अंदर किसका होता है? पोटेशियम का। ठीक है, जब सिग्नल आ जाता है
SA नोड से, तो सेल के अंदर में क्या देखने को मिलता है कि सेम सेल के अंदर किसकी मूवमेंट होने लग जाती है अंदर की तरफ, सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करने लग जाते हैं, वाइल पोटेशियम आयन वहीं के वहीं रहते हैं, है ना। तो जब सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करने लग जाते हैं तो सेल में हलचल सी हो गई, उसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ सेल। तो जैसे ही सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करते हैं सेल डीपोलराइज कहलाता है और अल्टीमेटली सेल मिलके क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो सिस्टोल करने के लिए डीपोलराइजेशन होती है, समझ आया। तो फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का मतलब है कि ये सेम सेल है, इसमें मैंने कहा ना अंदर की तरफ सोडियम मूव कर रखा है, राइट, और पोटेशियम अपनी जगह पे टिका हुआ है। अब क्या होगा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब एट्रिया को क्या करना है, रिलैक्स ऑफ एट्रिया। तो अगर आपको एट्रियास को रिलैक्स करना है तो सेल क्या करेंगे, जो पोटेशियम अंदर था ना उसको बाहर भेजेंगे, ठीक है। तो जब पोटेशियम अंदर बाहर को भेज देंगे तो जितने सोडियम अंदर आए थे एक तरह से उतने पोटेशियम बाहर लगभग चले गए। एज अ रिजल्ट एक पोलैरिटी मेंटेन हो जाती है सेल, ये जैसे मेरी सेल है, राइट। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पोटेशियम आयन वाली साइड पे ना, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये ध्यान से सुनना क्योंकि आपको अभी पता नहीं होगा, या आप न्यूरॉन वाले चैप्टर में ज्यादा जानोगे कि साइटोप्लाज्म में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो जब सोडियम अंदर आता है ना तो बाहर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, अब जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो दोबारा से पॉजिटिव चार्ज बाहर मेंटेन हो जाएगा। तो डीपोलराइजेशन तब होती है जब सोडियम आयन अंदर आता है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और रिपोलराइजेशन होगी जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगी। सेम चीज जब सिग्नल वेंट्रिकल में जाएगा ना, इनमें यहाँ पर, तब भी सेम चीज होगी। वेंट्रिकल के सेल डीपोलराइज होंगे जब कौन मूव करेगा, कहां से कहां को, सोडियम अंदर की तरफ आएगा। और वेंट्रिकल के सेल कब रिलैक्स होंगे, सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर जा रहा है, समझ आई। ये ये उल्टा सीधा मत लिखा था ना, आयन पे क्वेश्चन बनता है इसमें डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, मैम, ये लिखा एग्जाम्पल जो बनाया है मैम, सबने, मैम, ठीक। आगे चलो, ठीक है। सो देखो ध्यान से देखना क्या लिखा है, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक है। ABCD, पहले डी अल्फाबेट आता है ना, तो पहले कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, सी के साथ डी है ना, तो पहले कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी और बाद में रिलैक्स होगी। तो याद रखना डीपोलराइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड याद रखना है, ठीक है, ऊपर लिख लो। डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन में कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे तो बायो में बहुत जगह आएगा डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, बट यहाँ पर इसको क्लियर कर लो। अदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट एंड दीज आर नोटेड एट ECG। तो ECG में हम इसी एक्टिविटी को नोट कर लेते हैं कि ऐसे नोड, AB नोड सब कैसे काम कर रहे हैं। ECG में ना आपको डिफरेंट डिफरेंट पीक्स दिखाई देंगे और एक नॉर्मल सा ग्राफ बन जाएगा, जैसे एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सा एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, ठीक है। अगर मैंने किसी का ECG बनाया और ऐसा स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं आया तो मेरे को पता चल जाएगा उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो बेसिकली डायग्नोसिस करने के लिए बीमारियों को ये ग्राफ हम यूज करते हैं। क्लियर, पर्पस क्या है, ठीक है जी। अब देखो तो ये स्टैंडर्ड सा ग्राफ है, बनाओ फटाफट से। देखो P ऊपर है, Q नीचे है, S नीचे है, ध्यान से बनाना। डन। मैम, मैम, तो करते क्या है, जैसे मान लो टुक टुक है, टुक टुक को हमने ECG मशीन के लिए बिठा दिया। तो क्या होगा, टुक टुक की रिस्ट जो होती है, लेफ्ट रिस्ट, यहाँ पर हम तारे लगा देंगे, राइट लिस्ट यहाँ पर तारे लगा देंगे, और इसकी लेफ्ट, ये लेफ्ट है राइट है, इसके लेफ्ट एंकल पे भी हम लोग तारे लगा देंगे, ठीक है। वैसे ECG करने के लिए चेस्ट पे भी बहुत सारी लगती है और कभी कभार ये वायर्स को ना ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, तो ECG अलग अलग टाइप का भी आ जाता है। लेकिन हमको एक स्टैंडर्ड ECG पढ़ना है, एक नॉर्मल ECG से उसको हम समझ पाए। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड ECG जिसमें ये 3 वायर्स आपको लगी, ठीक है।
अब अगर 3 वायर्स लगेगी तो आपको ऐसी पीक्स दिखाई देंगी। तो जो पी है पीक, अब याद करो कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल स्टार्ट कौन से स्टेप से हुई थी बेटा? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? पैसिवली ब्लड भरता था एट्रियम में। हाँ, मेरे को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाननी है, तो पैसिवली भर रहा है तो मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। पहली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या थी? सोच, कौन है जो सिग्नल जनरेट करता है हार्ट में? ऐसे नोड। तो ऐसे नोड जब सिग्नल देगा तो कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? एट्रियम। दोनों एट्रिया। एट्रियम एक एट्रिया के लिए होता है ना, दोनों एट्रिया। तो सबसे पहले पीक जो तुझे दिखाई दे रही है ना, दिस इज अ एट्रियल सिस्टोल या डायस्टोल? सिस्टोल। अगर तुम ये भी भूल रहे हो तो तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, समझ आई? अब हम क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं पी वेव। हाँ बेटा बोलो। हम गलती से हुआ। मेरा कैमरा क्यों बंद है? मेरे प्रिंट क्यों हो जाता है? देखो, अब ये जो पूरी लाइन है ना पी वाली, ये ऊपर को गई है फिर नीचे आ रही है, इस पूरी को बोलते हैं हम पी वेव। तो पूछेंगे पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल। और अपनी नॉलेज के लिए लिख लो कि बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया का सिस्टोल रिप्रेजेंट कर रही है ये। ठीक है जी। अब आता है क्यू आर एन एस। दिस इज ट्रीटेड एज ए कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अगर एट्रिया में सिस्टोल हो गया तो अब उसमें क्या होगा? डायस्टोल। हाँ, तो इसके ऑनवर्ड्स एट्रिया में तो डायस्टोल ही चल रहा है, तो यहाँ पे ना एट्रिया का डायस्टोल ये रिप्रेजेंट नहीं करते ईसीजी में। अभी वेंट्रिकल की बात करते हैं, तो अब किसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा? वेंट्रिकल्स में। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है टी। टी वेव दिख रही है आपको? तो व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट? टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यस, शाबाश, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इससे तो टाइम भी पता चल लेगी, और अगर मान ले किसी भी पीक में ऊपर नीचे है तो तुमको पता चल जाएगा ना कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर क्या हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम है, दैट मींस वेंट्रिकुलर सिस्टोल में प्रॉब्लम है। तो हो सकता है एवी नोड में प्रॉब्लम हो, पुरकिंजी फाइबर में प्रॉब्लम हो। अगर पी वेव में गड़बड़ है दैट मींस एसए नोड की साइड में कोई प्रॉब्लम है। तो इससे काफी मदद मिल जाती है समझने के लिए कि हार्ट में प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक जी, इसे ऐसी मैम एट्रियल डायस्टोल क्यों नहीं बताया? एट्रियल डायस्टोल नहीं लिखा क्योंकि जब ये सब हो रहा है ना पी वेव के बाद सारा एट्रियल डायस्टोल ही तो है। और ये वाली साइड में तो, यहाँ इस वाली साइड में तो जॉइंट डायस्टोल है ना, एट्रियो वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, है ना, इसलिए वो दिखाते नहीं है। मैं फोन से ज्वाइन कर लेती हूँ, तो लाइट आ गई है ना, इस टाइम लाइट नहीं थी। और अंगूठा लगा दो अगर हो गया आपका तो। ओके, नेक्स्ट। देखो, देर आर सम पॉइंट्स यू नीड टू रिमेम्बर, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही याद रखने हैं। ऐसे ही इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। जैसे पी वेव, अब देखो मैं इसे ये सामने बता रही हूँ, तुम अपना वो देखना चार्ट जो मैंने वहां बनाया और रिलेट करके देखना। ये ऐसे बनाते थे ना पी वेव, यो मैम। तो पी वेव का मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन। देखो एट्रिया अगर सिस्टोल में है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल भी तो आया होगा ना, और उस सिग्नल को अपन बोलते थे है डीपोलराइजेशन, है ना। हाँ, तो इसे मैं कह सकती हूँ डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन।
अगर मैं पी क्यू की बात करती हूँ तो देखो ये ना मेरा पी, थोड़ा आगे जाके क्यू आर, राइट। तो ये रहा मेरा पी और मेरा ये रहा क्यू। तो कह रहा है व्हाट इज पी क्यू, यहां से यहां तक। स्टेटमेंट के सामने लिख लेना, पहले अभी देख लो, मैं टाइम दे दूंगी लिखने का। टाइम व्हेन एट्रिया गेट डीपोलराइज एंड वेव ऑफ डीपोलराइजेशन रीचेस, ये वो टाइम है जब एट्रिया डीपोलराइज हो रहा होता है। देखो क्यू तक की बात कर रही है। हम कहते हैं ना एट्रिया डीपोलराइज हो गया, कभी तुमने सोचा एट्रिया कितना बड़ा है, इतना बड़ा कमरा है, ये एक कमरा है ना, और ये दूसरा कमरा है, और कंडीशन ये है कि इन दोनों को साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। तो देखो सिग्नल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और सारी जगह जाएगा ना। तो 0.1 सेकेंड में ये जो प्रोसेस हो रहा है, सब तक पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो पी एंड क्यू का जो टाइम इंटरवल है ना, वो आपको ये बताता है कि जो एट्रिया है वो अभी डीपोलराइज हो रहा है, और डीपोलराइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। समझ आई बात? यो मैम। डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसा नहीं कि पी मैंने यहाँ बना दिया तो सारा एट्रिया कॉन्टैक्ट हो गया। देखो पी जब स्टार्ट हुआ था ना, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ, और खत्म कब हुआ, जब हम क्यू तक पहुंच गए। तो मूवमेंट हम क्यू तक पहुंचे, सारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके खत्म हो चुका है, अब वो बिल्कुल रिलैक्सेशन में चला गया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वो पॉइंट है जहां पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। समझ आई बात? यो मैम। यो मैम। बहुत बारीक सी लाइन है ये, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स तो हमको पता नहीं, ये वाला क्यू आर एक्स जो हमें रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल का सिस्टोल, दैट मींस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब देखो टी वेव याद करो, पी क्यू आर एस टी, ये वाला टी। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल के होंगे वो रिलैक्स होंगे। हाँ, डायस्टोल मतलब रिलैक्स। रिपोलराइजेशन यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो अगर रिपोलराइजेशन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रही है ना, तो आपको दो तरीके से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। एक वो पूछ सकता है टी वेव आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रही है या स्टार्ट हो रही है टी वेव पे। मैम कंट्रैक्शन खत्म हो रही है। हाँ, और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो रही है खत्म हो रही है वेंट्रिकल की। मैम स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट हो रही है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्लियर? यो मैम। चल लिखो इसे अब, एक 1 मिनट एंड आराम से लिखो इसे। इस साथ में ना थोड़ा दिखाने के लिए बना ले। एक 2 मिनट, ये तो हमारा डिजीज ही बचा कुछ खास नहीं। मैम जब ये लाइंस मतलब सीधी हो जाएंगी तो मतलब डेथ हो जाएगी, मतलब किसी आदमी की। कोई भी कार्डियक, उसमें कोई भी वो नहीं है, सिग्नल नहीं है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, तो उसको कहते हैं हम कार्डियक अरेस्ट। यस मैम। जब कोई दिल में सिग्नल ही नहीं है तो कोई काम नहीं कर रहा है ना। डन? यो मैम। थम्स अप कर देना। ओके, एक्चुअल में ईसीजी में इतना ही था। ठीक है, अब हम थोड़ी सी डिजीज वाली कंडीशंस को देख लेते हैं, इसके बाद हम डिजीज ही करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपको लर्न करने हैं, हो सकता है पूछ ले। अगर पी क्यू की लेंथनिंग हो जाए, पी क्यू कौन सी होती है, कभी भी ना माइंड में मत सोचा करो उसको ना यार, बना लिया करो। तो क्वेश्चन थोड़ी है जो मैथ का तुम्हें अभी यही सोल्व करना है, माइंड में यहाँ से बना लो।
तो पी एंड क्यू की लेंथनिंग है, दिस इज पी, दिस इज क्यू। ये नॉर्मल था, लेकिन अभी तुमको कैसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी एंड क्यू की लेंथनिंग होगी, लंबा हो गया ना ये। तो इसका मतलब है जो कार्डियक टिश्यू है उसमें डैमेज है। किसमें डैमेज है, कार्डियक टिश्यू में। हो सकता है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई सही से ना मिल रही हो, या फिर उसमें स्वेलिंग वगैरह जैसे कुछ आने की वजह से डैमेज हो गया हो, राइट। तो पीक्यू लेंथनिंग का मतलब है कार्डियक टिश्यू में डैमेज है। लिखो इसे, पहली कंडीशन, इसके साथ ये बना लेना। लिखते थम्स अप करो। नेक्स्ट, क्यूटी की लेंथनिंग। क्यूटी की लेंथनिंग अपनी कॉपी में बनाओ, कैसी दिखती होगी। बना के देखो, ई क्यू आर एस टी, क्यूटी की लेंथनिंग। कुछ इस तरीके से दिखती होगी लगभग, है ना। यो मैम। तो अगर क्यूटी की लेंथनिंग है तो टिश्यू डैमेज एज लो ऑक्सीजन टू हार्ट टिश्यू, यहाँ पर भी टिश्यू डैमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, लो ऑक्सीजन हार्ट टिश्यू को मिल रही है। एंड लगभग यहाँ पर ये वेंट्रिकल का रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ऊपर वाले में पी एंड क्यू की लेंथनिंग थी ना, तो मोस्ट प्रोबेबली एट्रिया के टिश्यू में कोई डैमेज है, लेकिन अगर क्यूटी में है तो मोस्ट प्रोबेबली वेंट्रिकल के टिश्यू में डैमेज है, राइट। मैम। ठीक है, ये बनाओ यो बनाओ बनाओ मैम। बनाओ, ऐसे ही बना लो। जिस वेव की जरूरत है बस उसी को नेम करो। नेक्स्ट, एस टी एलिवेटेड, क्यू आर एस एन टी। नॉर्मल ये होती है, अब ये कैसी दिखेगी आपको। ये मेरा एस है, ठीक है, ये नीचे चला गया है, यार ये सही से नहीं बन रहा, मैंने नीचे बना, ठीक है। ये मेरा एस था और ये मेरी टी है, नॉर्मल, एस एन टी। एलिवेटेड का मतलब है कि ये तो फ्लैट है ना अभी के लिए। देखो ये वाली जो लाइन है इसकी बात कर रहा है, दिस इज फ्लैट, तो ये नॉर्मल है, ऐसी आती है। एस टी एलिवेटेड का मतलब है अब तुमको ये वाली लाइन एलिवेटेड दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ दिखाई दे तुमको, तो ये वाली जो है ये एलिवेट हो गई, ठीक है। तो अगर तुमको एलिवेटेड दिखेगी दैट मीन्स द पेशेंट इज हैविंग हार्ट अटैक। उस मोमेंट में उसको यो हार्ट मैम। अटैक आ रहा था जब टेस्ट हो रहा है। लिख लो। लास्ट, एस टी में डिप्रेशन। ये वाला तो मैंने इसके साथ बनाया, ठीक है। अब एस टी में डिप्रेशन देख लेते हैं। ये एस है, नॉर्मल जा रहा है, ये टी है, नॉर्मल है। डिप्रेशन का मतलब है ये एस है और ये वाली लाइन अब नीचे चली गई है, दिख रही है आपको। ये एस, ये टी और ये क्या है, डिप्रेशन। तो अगर डिप्रेशन है इसका मतलब है हार्ट के जो सेल्स है ना उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस वजह से कंडीशन आ गई है एंजीना। एंजीना मतलब होता है चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होना, क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो मरना स्टार्ट हो गए। अभी एंजीना हम डिटेल में करेंगे, लेकिन डिप्रेशन से तुम याद रख सकते हो कि उसको एंजीना हुआ है। ओके, मेक दिस वन। अब हम ये डिजीजेस कर लेते हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, फिर तुमको ज्यादा समझ आएगा। और अगर एक्स्ट्रा क्लास हुई तो मैं फिर तुमको एक गेम भी खिलवाऊंगी जिसमें हम लोग ये डिजीज को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, ओके कि नहीं। यो मैम। यो मैम। मैम
चलो चले आगे। यो मैम। ओके, लेट्स गो टू द डिजीजेस। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। अगर मैं इसको एलिवेट कर दूं तो क्या होगा? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। नीचे की तरफ आ रहा होता तो एंजिना। एंजीना। गुड। मैम एंजीना का मतलब क्या होता है, एक बार समझाना। आ जा, अभी अभी डिजीज में वही कराऊंगी। एंजीना का मतलब चेस्ट में बहुत पेन होती है, अभी वो कराती हूँ डिटेल में। आ जा। सबसे पहले हम करेंगे हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, एक जैसी लगती है लेकिन बहुत अलग है। तो सबसे पहली टर्म है हार्ट अटैक। अभी कोई नहीं लिखेगा, आई गिव यू द टाइम, तब लिखना। ओके, रेडी? देखो, सबसे पहली कंडीशन है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसका दूसरा नाम है। तो मोस्ट प्रोबेबली नीट आपको ये वाले नाम से पूछेगा क्वेश्चन, राइट? बेटा अभी मत लिखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ओके, अब हार्ट इज अंडर अटैक, हार्ट के ऊपर अटैक हो गया। ओके, हार्ट के ऊपर अटैक हुआ है मतलब कि उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग थी उसमें छेड़छाड़ होने लगी है। तो क्या होता है, हार्ट के ऊपर अटैक कैसे होगा? हार्ट नॉर्मल आपका ऐसे पड़ा है, अब हार्ट के ऊपर भी ब्लड सप्लाई होती है ना, जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। किस, क्या नाम बोलते हैं ब्लड वेसल्स का? कोरोनरी आर्टरी। कॉरोनरी आर्टरी। वेरी गुड नेहा। ठीक है, कॉरोनरी आर्टरी। हार्ट के ऊपर अटैक हो गया मतलब तुमने उससे उसका खाना छीन लिया, तभी तुम देंगे ना उसके ऊपर अटैक हो गया। तुम बैठे थे, मस्त खा पी रहे थे और किसी ने आकर तुमसे खाना छीन लिया तो तुम पे अटैक कर दिया। तो हार्ट के ऊपर पे अटैक हुआ कि कॉरोनरी आर्टरी खाना नहीं दे पा रही उसे। अब वो कैसे होगा? तो मैं कॉरोनरी आर्टरी को थोड़ा साइड में बना रही हूँ, ठीक है? ये कॉरोनरी आर्टरी है और ये मेरी हार्ट की वॉल है। तो कायदे से तो कॉरोनरी आर्टरी को हार्ट को देना चाहिए था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैसे देती वो? इसके थ्रू ब्लड फ्लो करता और उससे गैस से एक्सचेंज हो जाता। लेकिन हुआ क्या, कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या ब्लड ट्रेवल कर पाएगा? नो मैम। वो तो फंस गया, पीछे की तरफ चला गया। तो अगर ट्रेवल नहीं कर पाएगा तो सारे हार्ट को तो नहीं मिल पाएगी ना ऑक्सीजन, जहां तक ऑक्सीजन गई नहीं। तो ये वाले सारे सेल्स में क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ये वाले सेल जो होंगे ये मरने लग जाएंगे, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन से सेल मरने लगते हैं। तो अगर हार्ट के सेल मरने लग जाएंगे तो क्या होगा? देखो थोड़े टाइम में तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भी सडनली जब ज्यादा एरिया, मान लो इतना एरिया डेड ही हो गया हार्ट का, तो अगर इतना एरिया काम करना बंद कर जाएगा तो ब्लड पंपिंग का फंक्शन अपने आप ही रुक जाएगा। तो जब वो सही से काम नहीं करेगा तो पेशेंट को क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक। सुना है ना, अलग अलग लेवल ऑफ हार्ट अटैक होता है, कि हो सकता है किसी को बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आके पता चला है और मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट वर्क करना बंद कर गया है, उस पेशेंट को बचाना तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन कभी कभार कहते हैं ना माइनर हार्ट अटैक आया है, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर कुछ रीजन खराब हुआ है तो डॉक्टर फिर दवाइयों से ये जो क्लॉट सा बन गया है इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि पेशेंट दोबारा से सही से रह पाए। ठीक है, समझ आया? सो व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट इज अंडर अटैक, इट वॉज वर्किंग प्रॉपरली, पर उसकी देख उसकी वर्किंग तो प्रॉपर थी ना, उसकी वर्किंग में सीधा प्रॉब्लम नहीं आई थी। प्रॉब्लम आई है कि उसको खुद ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो धीरे धीरे उसके सेल मरने स्टार्ट होंगे। बाकी वैसे हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, कैमरा फिर नहीं चल रहा ना? अरे तो रुक जाता है, पता नहीं चलता मेरे को। देखो, इट इज अ कंडीशन व्हेन कार्डियक सेल, दिल के सेल, डज नॉट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो यार, दो चीजें होती है इसमें ना, कंफ्यूजन ना क्लियर रखना। एक तो होता है हार्ट के अंदर खून आ रहा है, एट्रिया से, वेंट्रिकल से निकल रहा है, ठीक है, वो तो ट्रांसपोर्ट का काम है। और एक होता है हार्ट के सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलती है, उसके सेल को ऑक्सीजन मिल रही है। तो दो तरीके के ब्लड आते हैं उसके पास, एक जो काम के लिए यूज करता है और एक वो जो खुद खाता है। तो यहाँ पर बात किन सेल्स की हो रही है? वो सेल्स की जो खुद खाना खा रहे हैं, जो खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं। समझ आएगी बात? सो कार्डियक सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती है फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी से समझ जाना कार्डियक सेल्स के खुद की ब्लड सप्लाई है। एज ए रिजल्ट हार्ट के सेल मरने लग जाते हैं, एज ए रिजल्ट आपको हार्ट अटैक मिलेगा, विच इज मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। क्लियर? यो मैम। लिखो लिखो।
1 minute you have. चलो नेक्स्ट पे आगे। नेक्स्ट देखो, जो हार्ट अटैक की बात कर रही हूँ मैं, देखो कैसा है। ये हार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे? यस मैम। देखो हार्ट के ऊपर अपनी ब्लड सप्लाई है, तो जब उसको सेल मिलने बंद हो जाएंगे तो देखो कैसा होगा। आपको येलोइंग दिख रही है? ये देखो इसकी ब्लड सप्लाई जा रही है, कॉरोनरी आर्टरीज है ये सारी, ये वाली, राइट। कॉरोनरी आर्टरी में क्या फंसने लग गया? प्लेग फंसने लग गया। जनरली क्या होता है, ये फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये फैट मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए? गंदे कोलेस्ट्रॉल से। सैचुरेटेड फैटी एसिड जब हम खाते हैं तो उससे आते हैं। आप ऑयल खाते हो, रिफाइंड वगैरह, उससे आता है। जिससे बाहर से तले हुए समोसे खा लिए, स्प्रिंग रोल खा लिए, या मियोनीज खाने से ये फैट आता है बॉडी में, और वो फिर इकट्ठा होने लग जाता है आपकी आर्टरीज के अंदर। तो धीरे 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 खराब होनी स्टार्ट होती है। ऐसे नहीं होता एक दिन में होती है, पर जैसे तला हुआ खा लिया शाम होते हुए चाय के साथ, तो वो चीजें यहाँ पर इकट्ठी होती है, विच कैन अल्टीमेटली लीड टू हार्ट अटैक। ओके, तो देखो ब्लड यहाँ से फ्लो नहीं कर पाया, वापस हो गया, तो जिस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिली वो पीली पड़ने लगी है, वो डेथ दिखा रहा है एक्चुअली आपको यहाँ पर। ठीक है, अब हार्ट फेलियर, तो मेरे को बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? फंक्शन क्या है हार्ट का? मैम ब्लड को पंप करना। पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड, करेक्ट। अगर वो अपना फंक्शन ही परफॉर्म ना कर पाए तो उसको हम क्या कहते हैं? वो फेल हो गया। क्या बोलते हैं? यस, वो फेल हो गया। देखो जब हार्ट अटैक में बोल रही थी, तो हार्ट अटैक में हार्ट के सेल धीरे धीरे डाई कर रहे थे, ये धीरे धीरे अभी डाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी हार्ट तो फंक्शन कर रहा था ना। लेकिन हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट फंक्शन ही नहीं कर पा रहा। ओके, सो इट्स लाइक आप पढ़ते हो, आप फेल हो जाते हो कब? जब आप पढ़ते नहीं हो तो आपके रिजल्ट खराब आते हैं, तो आप फेल होते हो, है ना। वैसे अगर हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा तो हार्ट फेलियर कहेंगे उसको। व्हाट हैपन एग्जैक्टली इज, हार्ट फेलियर किसी वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये टिपिकल हार्ट है और यहाँ पे आपको एनलार्ज हार्ट दिख रहा है। किसी इन्फेक्शन की वजह से मान लो हार्ट में सूजन आ गई, अगर वो सूज गया तो थोड़ी सही से काम कर पाएगा। अगर तुम्हारी उंगली सूज जाए तुम उसको सही से मोड़ भी नहीं पाते, अभी मधुमक्खी काट लेना तो मुड़ती भी नहीं है सही से। तो अगर एनलार्जमेंट होगी तो हार्ट काम नहीं कर पाएगा ना। सो फॉर एनी रीजन अगर हार्ट काम नहीं कर पा रहा तो मैं उसको बोलूंगी इसका हार्ट फेलियर हुआ है। समझे? ठीक है, सो हार्ट फेलियर मतलब failure of the heart to pump adequate amount of blood to the body. It can lead to serious situation. देखो इनिशियली धीरे धीरे जब हार्ट फेलियर होना स्टार्ट होगा तो उसका मतलब है वो सही से पंपिंग नहीं कर पा रहा है। इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तुम सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। पंप नहीं कर पा रहे ब्लड सही से, एक तो हो गया उसमें सूजन थी इसलिए पंप नहीं कर पा रहा, और क्या रीजन हो सकता है? पंपिंग खराब हो रही है तो ऐसे नोड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। हाँ, सिग्नलिंग उसको सही नहीं मिल रही है, कभी लबडब उसकी सही नहीं क्रिएट हो रही, करेक्ट। और वर्ल्स खराब हो गए। हाँ, उसकी वेल्व्स खराब हो गई। अगर वेल्व खराब होगी तो भी तो पंपिंग नहीं सही से कर पाएगा। वेल्व खराब होगी तो ब्लड ऊपर चला जाएगा, है ना, तो भी तो पंपिंग खराब हो जाएगी। तो देयर कैन बी मेनी रीजन, राइट। इवन हार्ट अटैक कैन लीड टू हार्ट फेलियर। अगर हार्ट के सेल मरने लग जाएंगे तो भी तो हार्ट फेलियर हो सकता है ना, है ना। वन हार्ट कंडीशन कैन लीड टू अदर हार्ट कंडीशन आल्सो। ठीक है, समझ आई बात? इसलिए यहाँ लिखा कि हार्ट फेलियर कैन लीड टू सीरियस सिचुएशंस। डन, इसे लिखो, लिखो लिखो लिखो। एडमिट मैम। आ जाओ। अच्छा, अगर पुलिस वाले एक भागत चोर को पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है, तो क्या वो मूव कर सकता है? अगर कोई कैदी भाग रहा है और पुलिस जाके उसको अरेस्ट कर लेती है, हथकड़ी पहना लेती है, पकड़ लेती है, तो क्या वो मूव कर पाएगा? नो मैम। तो मैंने पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ए क्रिमिनल, हैंडकफ हिम और हर,
वो मूव नहीं कर पाता ना, तो क्रिमिनल विल नॉट बी एबल टू मूव एट ऑल, राइट? नो, नहीं मूव कर पाएगा। सिमिलरली कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल अब मूव नहीं कर रहा, तो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट करता है ना, लब डब लब डब लब डब, तो जब वो कंप्लीटली स्टॉप हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गया, उसको हम कहेंगे कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर में वो सही से ब्लड पंपिंग नहीं कर पा रहा था, ठीक है, लेकिन अभी भी धड़क रहा था। कार्डियक अरेस्ट में वो धड़कना ही बंद हो गया, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। समझिए बात, सबसे डेंजरस चीज होगी कार्डियक अरेस्ट। तो आप बहुत कॉमन, अगर आप लोगों ने खैर नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप कॉमनली सुन लो तो बहुत देखने को मिलता है कि अगर जैसे किसी को कैंसर वगैरह हो या कोई सीवियर कंडीशन हो, तो एंड में जनरली आपको सुनने को मिलेगा कि पेशेंट की डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट हो गई, मतलब उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। समझिए? ठीक है, तो लिखो इसे कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट। कुछ भी रीजन हो सकते हैं, हो सकता है उसको पहले हार्ट अटैक हुआ हो छोटे छोटे, तो उसकी कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजन सप्लाई कर नहीं पा रही थी, धीरे 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 उसके हार्ट के सेल मरते रहे कि एक दिन दिल धड़कना ही बंद हो गया, तो कार्डियक अरेस्ट सडनली आएगा। ठीक है, मेनली कार्डियक अरेस्ट का जो रीजन है वो होता है एसए नोड और एवी नोड का फंक्शन ना हो पाना। क्योंकि दिल धड़कता क्यों है? क्योंकि उसको सिग्नल मिलता है ना एसए और एवी नोड से। किसी दिन एसए नोड ने सिग्नल देना बंद कर दिया, उसी दिन हार्ट का धड़कना बंद हो जाएगा, क्योंकि एसए नोड की बिना सिग्नलिंग हो ही नहीं सकती दिल के, वो ही जनरेट करता है सिग्नल। तो कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल डिजीज है, ये दिल की वायरिंग खराब हो गई। ओके, देखो इसे, आगे चले। एक डिफरेंस है यहाँ पे, ध्यान से देखना। बताया इन्होंने कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, हार्ट अटैक इज ए प्लम्बिंग प्रॉब्लम। हार्ट अटैक कैन लीड टू एक टाइम के बाद कार्डियक अरेस्ट, पर कार्डियक अरेस्ट का एक्चुअल में जो मेन रीजन है वो है एसए नोड एवी नोड। लेकिन हार्ट अटैक का जो रीजन है वो है जो आपने फैट वगैरह खाया है ना, वो नसों में जाके भर गया, आर्टरीज में जाके भर गया, कोरोनरी आर्टरी। दोनों का अलग रीजन है, तो एक बार इसको लिख लो, इन दोनों का डिफरेंस। डायग्राम छोड़ो, बस इन दोनों का डिफरेंस लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। मैम प्लम्बिंग मतलब प्लम्बिंग प्रॉब्लम मतलब, प्लम्बिंग जो तुम्हारे घर में ये क्या कहते हैं, पाइपों वगैरह की फिटिंग नहीं करने आते प्लम्बर, यो मैम। अगर कोई नाली ब्लॉक हो जाए तो प्लम्बर को बुला के उसको साफ कराया जाता है, तो प्लम्बिंग प्रॉब्लम, किसी चीज का फंस जाना पाइपों में। हो गया तो थम्स अप करो। ठीक है जी, डन विद दिस। अब एक और कंडीशन सुन लेते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। देखो आज मैं तुमको डिजीज पढ़ाऊंगी, जब तुम घर जाके पढ़ोगे तो तुमको थोड़ा और सही से समझ आएगी। कोरोनरी का मतलब ही होता है, वो उन वाली आर्टरीज की बात कर रहा है जो दिल को ऑक्सीजन सप्लाई करती है और दिल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर गंदगी फंसना स्टार्ट हो गया। जैसे हार्ट अटैक हुआ था ना, तो हार्ट अटैक क्यों हुआ था कि फैट फंस गया, तो ब्लड की मूवमेंट नहीं हो पाई, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, तो हार्ट के सेल मरने लग गए, है ना। तो हार्ट अटैक एंड कंडीशन थी ना कि सेल मर गए हैं तो अब दिल फंक्शन नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको लीड किसने करा था? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस ने। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब है कोरोनरी आर्टरीज में जब फैट भरने लग जाता है, उस कंडीशन को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। समझ आई बात? ये मैम। इट इज लाइक तुम बाहर जा रहे थे, तुम गिर के तुम्हारे घुटने में चोट लग गई, तो कल तुम रेस नहीं लगा पाओगे स्कूल में, ठीक है। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? तुम स्कूल की रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो एक कंडीशन होगी। अगर कोई पूछे रीजन क्या था उसका, तो रीजन ये था कि तुम कल गिर गई थी। तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब है कोरोनरी आर्टरीज में प्लम्बिंग प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से अल्टीमेटली हार्ट अटैक हो सकता है। क्लियर हुआ हार्ट अटैक और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का फर्क? हार्ट अटैक एक एंड रिजल्ट हो गया, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस उसका लीडिंग एक रीजन हो गया। ओके, यो मैम। इसे लिख लियो।
मुझे याद दिलाना, मुझे जाने से पहले तुमको इम्पोर्टेंट बात बतानी है, ओके, नीट से रिलेटेड। मूविंग ऑन। अच्छा, अब आपने देखो ब्लड प्रेशर चेक करते कभी किसी का हुआ है? योगी मैम। जैसे कफ सा लेते हैं और ऐसे बाजू पे लगाते हैं, है ना, और फिर यस मैम करते वो दबता चला जाता है ना, यस मैम योगी मैम। वो रिलीज होता है। तो करते क्या है, वो सबसे पहले ना, तो तुम्हारी ऊपर वेन है ना, उसको मेजर नहीं करते, अंदर जो आर्टरी है उसको मेजर करते हैं। हाँ, क्योंकि आर्टरी में सबसे ज्यादा ब्लड का प्रेशर होता है, तो उसको मेजर करते हैं। दूसरा, वो पहले क्या करेंगे, अगर तुमको किसी चीज का प्रेशर जानना है तो क्या करो, पहले उसको रोक दो, तो वो टाइट करके उसको रोक देते हैं ब्लड को उस एरिया में थोड़ा सा, इसलिए तुमको अजीब सा भी लगता है। फिर जैसे वो रिलीज करते हैं ना, ब्लड प्रेशर से मूव करता है, तो वो मेजर कर लेते हैं कि कितने प्रेशर से मूव करता है। तो कौन सी मशीन होती है? स्मैग्मोमैनोमीटर। स्मैग्मोमैनोमीटर एक डिवाइस होता है जो ब्लड प्रेशर को नापने के काम आता है। और ब्लड प्रेशर आप किससे मेजर करते हो? आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो आर्टरीज का, ओके। योगी मैम। तो ये दो चीजें थी, स्फेग्मोमैनोमीटर एंड आर्टरी। अब आगे आते हैं। तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, व्हाट इज अ बीपी? बीपी इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड वेसल्स ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, सॉरी, इधर आओ, देखो ये ब्लड वेसल है, कुछ नहीं होती, एक सेल थी की तो होती है ब्लड वेसल, तो ये ब्लड की वेसल है, पाइप है। अब इसमें से मस्त खून जा रहा है ना, तो जब ब्लड जा रहा है, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स भी तो है, तो जब वो जा रहे होते हैं ना, तो वेसल के ऊपर वो प्रेशर भी मारते हैं ना, टकराते भी तो है वो वेसल से। तो व्हाट इज अ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर ये वाला प्रेशर है कि जब ब्लड के कंपोनेंट, चाहे वो प्लाज्मा है, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, जब वो वेसल से जा रहे होते हैं और वेसल से टकराते हैं, कितने प्रेशर से उसे टकरा रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। समझ आया बात? ठीक है। अब आपको दो चीजें याद रखनी है, ध्यान से सुन लो, नोट्स तो मैं भेज ही दूंगी तुमको, कर लेना। देखो, याद रखना, बीपी का ऑर्डर, किसमें सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा? तो मुझे एक बात बताओ, ब्लड प्रेशर सबसे पहले मेरे को बताओ, ल्यूमन किसका वाइड होता था, आर्टरी का या वेन का? वेन। पेन का वाइडर हाँ, आर्टरी का चौथू होता था, तो ब्लड प्रेशर किसमें हाई नहीं होगा? प्रेशर से कहाँ निकलेगी तुम? आर्टरी आर्टरी। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर आर्टरी का होता है ना, और सबसे कम ब्लड प्रेशर वेन का होता है, और बीच में कैपिलरी का होता है। समझ आया? योगी मैम। और सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है बॉडी की? अयोटा अयोटा। तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर अयोटा में होता है, फिर बाकी की आर्टरीज में होता है, और लास्ट में वेन में। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेक श्योर आपको ये याद हो। ओके जी, योगी मैम। योगी मैम। गुड, वेरी गुड, चलो। अब अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो कैसे मेजर करते हैं? आर्टरी से मेजर करते हैं, पहला पॉइंट तो ये। उसके बाद अगर मैं मेजर की बात भी कर रही हूँ, देखो वेंट्रिकल को तुम ऐसे पिचकाओगे तो, सॉरी, आर्ट्रिकल ये रहा, ये बनाते हैं, मैं बोल क्यों रही हूँ मुझे नहीं पता, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो ये एट्री है, इसको पिचका दूंगी मैं, तो ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। तो इसको तो मेजर नहीं कर पाएंगे ना, तो सिर्फ दिल में हो रहा है। जब मैं वेंट्रिकल को पिचकाऊंगी तो ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट से बाहर चला जाएगा। ये लेफ्ट है, राइट, राइट साइड से कहाँ जाता है? राइट साइड से कहाँ जाता है? लंग्स। लंग्स। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड से नेहा कहाँ जाता है? अरोटा अयोटा। यस, अयोटा फिर टूट जाती है कोरोनरी आर्टरी में भी, और बाकी बॉडी की ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड प्रेशर हम किसका मेजर करते हैं? वेंट्रिकल का। इसलिए जो भी मैं नंबर लिखूंगी वो वेंट्रिकल के बारे में लिखूंगी, ठीक है। तो एक होता है सिस्टोल, जब मैं उसको दबाऊंगी, और एक होता है डायस्टोल, ठीक है। तो मेरे को बताओ, एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल, कितना क्लियर है आपको? तो प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कितना प्रेशर होता है जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है?
एक मिनट देना मुझे, जस्ट अ सेकंड, 120 mm of Hg. एक सेकंड। सॉरी आंटी थी वो हमारी। कहाँ थी मैं? ओके, सो हम मेजर कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल को मेजर करेंगे। मतलब कि जब मैंने उसको पिचकाया वेंट्रिकल को तो कितना प्रेशर, जब वो रिलैक्स हो गया तो कितना प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक लाइन लगाएंगे, पिचकाए को ऊपर लिखेंगे सिस्टोल और रिलैक्स को हम नीचे लिखेंगे डायस्टोल। डायस्टोल। किसमें प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, पिचकाने में या रिलैक्स करने में? पिचकाने में। तो सिस्टोल की वैल्यू होती है नॉर्मल में 120 mmHg, अभी बोला था आपने। और डायस्टोल की कितनी होती है नॉर्मल? 80 80. मिलीमीटर पर मर्करी, राइट। तो दिस इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और किससे निकालते हैं ब्लड प्रेशर, हम वेंट्रिकल का सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ते हैं, ठीक है। यही वर्ड आपको याद रखना है, स्टेटमेंट बेस में आपको इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। क्लियर? मैम। तो अब अगर किसी को हाइपरटेंशन है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसका कितना रहता होगा तकरीबन, कितने से ऊपर मैं बोलूंगी हाई ब्लड प्रेशर है? 120 से ऊपर 140. दैट वुड बी 140 mmHg। 140 तक 140. तो ठीक है, 140/90, 90 यस। तो मैं बोलूंगी उसको हाइपरटेंशन, ठीक है। ऐसे ही ऊपर अगर 100 कर दूंगी मैं, लगभग 100/70, तो मैं बोल दूंगी उसको हाइपोटेंशन है, मतलब लो ब्लड प्रेशर है। ओके, these are the two conditions. अब लास्ट वर्ड दैट इज CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ना बहुत बड़ी टर्म है, कुछ भी ब्लॉकेज हो सकती है। देखो, इट इज अ कंडीशन ऑफ नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ये हार्ट था, हार्ट में जो ये कोरोनरी आर्टरी है ना, जब उसमें ब्लॉकेज हो जाती है तो हम कहते हैं CAD हो गया, दैट इज कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यहाँ ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉकेज किसी भी वजह से हो सकता है यहाँ ट्यूमर बन गया हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो गया। अगर फैट डिपॉजिट हो गया हो तो अलग नाम दे देंगे, ट्यूमर बन गया हो तो अलग नाम दे देंगे। लेकिन हर कंडीशन में हुआ क्या है, कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम हुई है ना, तो जब भी कोरोनरी आर्टरी में कोई भी दिक्कत होती है हम उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। समझ ये बात? और इसका रिजल्ट क्या होगा कि कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है, देखो ना पहले ल्यूमन इतना खाली खाली अंदर था, लेकिन अब तुमने ब्लॉकेज कर दी तो ल्यूमन कैसा हो गया अब इसका, नैरो। ल्यूमन मतलब होता है सेंटर की खाली स्पेस, वो नैरो हो गई। ओके, यस मैम इसी को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ध्यान से सुना, दिस इज एथीरो। एक एंथीरो भी आता है, वो एज रिलेटेड होती है। जैसे जैसे एज होती चली जा रही है ना, तो अपने आप ही कोरोनरी आर्टरी में थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज होने लग जाती है, अगर आप स्पेशली बहुत फिट नहीं हो तो। एज के साथ अगर हो रही है तो एंथीरो है वो, ये नॉर्मल है। एथीरो ये किसी को भी हो सकते हैं, तुम्हें भी, मुझे भी, मेरे पेरेंट्स को भी। लेकिन एंथीरो जो है वो जनरली ओल्ड एज वालों को होगी, तो हमें नहीं होगी। ओके, मैम राइट, आगे जा रही हूँ। अब एंजीना पूछ रहे थे, व्हाट इज एंजीना? इट इज द अकरेंस ऑफ पेन विद इन द चेस्ट रीजन। क्यों? क्योंकि जो हार्ट के टिश्यू है उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिली। तो अगर हार्ट के टिश्यूज को, मान लो ये दिल है और लेट्स से बेटा इतने हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो तुमको बीच बीच में ना उस पेशेंट को धीरे धीरे छाती में दर्द फील होना स्टार्ट होगा, उसको ओवरऑल लगेगा। तो फिर वो थोड़ा रेस्ट करेगा तो विद इन 15-20 मिनट्स ठीक हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सेल्स मरने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे ये पेन भी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। फिर उसको कैसा दर्द होने लग जाएगा, कभी जॉ में भी दर्द हो रहा है, बैक में भी दर्द हो रहा है,
ठीक है, फिर धीरे धीरे से उसको ऐसा लगेगा बाजू में भी दर्द हो रहा है। जब यहाँ तक बात पहुंच जाएगी दैट मीन्स अब हार्ट अटैक आने के चांसेस है। हार्ट अटैक के टाइम में थोड़ा बाजू की तरफ ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड हार्ट होता है ना, तो यहाँ पे ज्यादा पेन सी होती है। ठीक है, तो एंजीना क्या होती है, ये एक सिम्टम है, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम कि हार्ट के जो सेल है ना उसके सेल्स मरने लगे हैं, डेड होने लगे हैं, तो ये सिम्टम है। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। समझ आइए एंजीना क्या होता है? यो मैम। लिख लो ये यार, बाद में लिख लेना, अभी तो लिख नहीं पाओगे। ओके, अब मैं तुमको बताऊं, दिस वाज ऑल अबाउट द डिजीजेस। अब मैं तुमको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, यो मैम। एक मिनट, मेरा व्हाट्सएप खुलेगा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ।